अब हम लोग जो पढ़े हैं, जो अभी तक मैंने बताया है, उसको वापस रिपीट कर लेते हैं इस चीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो एक लंबा डिस्कशन था। अब एक इसको शॉर्ट वे में कवर अप करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि वो है कि सिक्स्थ हाउस या लॉर्ड आपका 10th हाउस या लॉर्ड या लगन से रिलेशन बनाना चाहिए। सिक्स्थ हाउस का 10th हाउस के साथ रिलेशनशिप सर्विस बताता है। सिक्स्थ हाउस का लगन के साथ रिलेशनशिप सिक्स्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है और सर्विस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप बोलोगे सिक्स्थ हाउस लगन के साथ रिलेशन पर लगन को कमजोर नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन आपका सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर लगन में अदर कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहे हैं लगन को, तो सिक्स्थ हाउस का उतना इफेक्ट उस चीज को कमजोर नहीं करेगा। सिर्फ आप सिक्स्थ हाउस को लगन के साथ देखिएगा एक कॉम्बो, तो आपको तो सब कुछ गड़बड़ नजर आएगा। आपको पूरे पिक्चर को देखना पड़ेगा, समझे? जस्ट बिकॉज के 15 मिनट का फिल्म देख के आप पूरा फिल्म का रिव्यू कर लीजिएगा, वैसा हो नहीं सकता। तो बेहतर है आप सिक्स्थ हाउस का लगन के साथ रिलेशनशिप बने या सिक्स्थ हाउस का 10th के साथ रिलेशनशिप बने, दोनों ही परिस्थिति में सिक्स्थ हाउस आपका स्ट्रांग हो रहा है। इवन 10th हाउस स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि सिक्स्थ हाउस 10th का नवम स्थान है, तो ऑब्वियसली 10th स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? लगन के हिसाब से सिक्स्थ गड़बड़ है, पर वो लगन के लिए। अच्छा, अब यहां से सिक्स्थ को लगन में ले जाइए, तो या लगन से रिलेशनशिप बना ले या लगन लॉर्ड से रिलेशनशिप बना ले, तो सिक्स फिर भी स्ट्रांग हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि लगन सिर्फ सिक्स की वजह से कमजोर हो जाए, अदर चीजें अगर उसको सपोर्ट कर दी तो लगन फिर भी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि 9th और 10th का रिलेशनशिप होना चाहिए और वो स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे हाउस स्ट्रांग हो या लॉर्ड स्ट्रांग हो। 9th और 10th का रिलेशनशिप आपको पता ही है, वैसे भी वो राजयोगकारी है। हम इसको जनरली हम अपने बातों में राजयोग राजयोग नहीं बोलते, क्योंकि लोग ना, फिर अगर आप इसको बार बार अपने में बोलिएगा राजयोग है, ये हो गया, ये हो गया, आप प्री कंसीव्ड नोशन से ग्रसित हो जाइएगा। ठीक है ना? मैंने अचानक आप कुंडली में राजयोग ढूंढना शुरू करिए, वो मत ढूंढिए, वो एकदम लास्ट के लिए रखिए। हम किसी भी कुंडली में यही कहते हैं कि आप सीधे कूदते हुए राजयोग की तरफ मत जाइए। 9-10 का रिलेशनशिप है भाई साहब, सस योग है, आपका विपरीत राजयोग है, या 5 प्रकार के जो योग हैं वो सब है, एकदम मत जाइए। जरूरी है उसको एकदम लास्ट में रखिए, ओनली टू आप अपने प्रेडिक्शन को थोड़ा सा और सुंदर करने के, है ना, या एड ऑन और मजेदार बनाने के लिए कि अगला आदमी सुन के एकदम वाह वाह करने लग जाए। राजयोग पे एकदम मत जाइए, मैंने कह राजयोग पे मत जानिए, मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स पे मत जाइए कि हम ये ढूंढने बैठा। आप सिर्फ लॉजिक पे जाइए, वो अपने आप प्रेडिक्शन पे जाहिर हो जाएगा। इतना तो पता ही है ना। तो इस चीज के लिए हम बार बार नहीं बोलते कि एक राजयोग कार्य, हम ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन भाग्य का कर्म स्थान के साथ जुड़ना, यानी आपका वर्क, आपका कर्म को भाग्य सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से मैंने कहा था कि न धन बड़ा न पुरुषार्थ, कौन बड़ा? भाग्य बड़ा। लेकिन इस कथन का मतलब यह है कि भाग्य का आपके धन, बुद्धि और ताकत में मिक्स होना चाहिए, वहां पर उसको सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ भाग्य बड़ा नहीं है, उस कथन का मतलब है कि भाग्य का तड़का भी होना चाहिए किसी भी चीज को राइज करने के लिए। तो 9th और 10th का एक तो स्ट्रांग होना और रिलेटेड टू ईच अदर होना ये जरूरी है, नहीं तो फिर वो कॉम्बिनेशन, वो भाग्य आपको सपोर्ट कैसे करेगा? ठीक है। थर्ड पॉइंट था लगन एंड लगन लॉर्ड को स्ट्रांग होना। क्या एकदम से स्ट्रांग हो जाना है? नहीं, डिसेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि वो आपके हेल्थ को डिनोट करता है, वो आपके कैरेक्टर को डिनोट करता है, वो आपके पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। बेसिकली लगन सारे घरों का मालिक है, वो नहीं चाहेगा मेरा कोई भी घर बर्बाद हो। एक तरह से मान लीजिए आप ही किसी कमरे में किसी मकान के मालिक हैं, आप थोड़ी चाहिएगा कि वो बेडरूम खराब रहे और ये बेडरूम सुंदर कर दें। आप चाहिएगा सारे बेडरूम सुंदर हो, अगर कुछ खराब हो तो हम दौड़ के जाएं, हम उसको ठीक कर दें।
तो जनरली लगन का स्ट्रांग होना ये बताता है कि अगर कुछ कमी है आपकी कुंडली में, तो लगन बैठा है उस चीज को संभालने के लिए। जब लगन की दशा आएगी, एक स्ट्रांग लगन की दशा आएगी, वो कोशिश करेगा चीजों को संभालने की। इस लगन को एक डिसेंटली स्ट्रांग कैटेगरी में मांगा जाता है। एक्सॉल्टेड हो, बहुत अच्छी बात है, वो अपनी जगह पे है, पर एक डिसेंटली अबव एवरेज लगन को होना चाहिए। 10th हाउस लॉर्ड एंड 8th हाउस लॉर्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए। जरूरी है, उतना नहीं है, पर मिले तो आपके लिए अच्छी बात है, मैंने प्रेडिक्शन के लिए। 10th हाउस एंड 8th हाउस लॉर्ड हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 10th एंड 8th आर वेरी मच रिलेटेड एंड सपोर्टिव टू ईच अदर है। 8th के लिए 10th उसका 3rd हाउस होता है, लेकिन 10th के लिए 8th उसका 11th हाउस होता है। तो ये जो कॉम्बो है ना, वो 10th के लिए 8th हाउस बहुत अच्छा है। लगन के लिए भले खराब हो सकता है ना, लेकिन 2nd हाउस के लिए वो सप्तम स्थान है। तो हर घर, जिस तरह से हमने कहा था, हर घर में बुराइयां हैं, हर घर में अच्छाइयां हैं। इसीलिए कोई भी घर को जनरल कैटेगरी में डाल के बुरा नहीं कहना चाहिए। ये ऋषियों ने साफ कहा है। जब ऋषियों ने कहा है कि ये 6, 8, 12 खराब घर है, तो वो लगन के हिसाब से कहा है, बाकियों के लिए, बाकी घरों के हिसाब से नहीं कहा। बस आप उसको स्टेटमेंट मत लीजिए। 6, 8, 12 हमेशा खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा भी 6, 8, 12 में बहुत अच्छाइयां। आप नौकरी करे नहीं पाइएगा अगर 6 नहीं स्ट्रांग है, तो आप कंपटीशन क्रॉस ही नहीं कर पाइएगा अगर 6 नहीं स्ट्रांग है। आप शत्रुहंता कैटेगरी में आइएगा ही नहीं अगर 6 नहीं स्ट्रांग है तो। ठीक है, अगर 8th नहीं स्ट्रांग है तो आपका ससुराल, आपकी शादी में दिक्कत होने लग जाएगी, आपका जीवन में दिक्कत होने लगता है, आपका लाइफ विल बी इन अ वे, आपका जो लाइफ का जो रेंज है वो प्रॉब्लमेटिक अफेयर में फंस जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, हर घर अपने में एक दूसरे के प्रति अच्छा भी है और बुरा भी है। तो 6, 8, 12 को हमेशा मत पकड़िए। 6, 8, 12 से 10वें स्थान से अगर वो 10th से रिलेट है, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि कर्म क्षेत्र कहां पर है, आप काम कर रहे हैं तो भाई कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, किस हाउ इट विल बी डन, व्हाट विल बी योर डिपार्टमेंट, व्हाट विल बी योर वर्किंग प्रोफाइल। ये 6, 8, 12 बहुत कायदे से समझाता है। ठीक है, तो 10th का 8th से रिलेशनशिप होना चाहिए। मिल जाए अच्छी बात है, किसी न किसी रूप से एक रिलेशनशिप ढूंढिए, मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो अगर वो कुंडली में गवर्नमेंट सर्विसेज है तो वो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं से मिलेगा आपको, हल्का सा ही मिले, पर देयर विल बी सम रिलेशनशिप। हाँ, कहीं कहीं नहीं भी मिलता, बट आप इसको डिसहार्टेंड नहीं होना है कि मेरे को 1 से 6 तो मिलना ही मिलना है तभी हम टिक करेंगे। नहीं, आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढिए। हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। सिर्फ सूर्य को देख के नाचना नहीं है कि मेरा सूर्य एग्जॉल्टेड है, नहीं, वो सिर्फ सूर्य एग्जॉल्टेड है जरूरी नहीं है, उसके लिए कई चीजें हैं किसी को गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए। चौथा पॉइंट हमने डील कर लिया। 5वां पॉइंट हमने कहा था सूर्य चंद्र का रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, यहीं पर हम बात कर रहे हैं। सूर्य चंद्र का सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, कहीं भी हो सकता है, स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, नहीं भी है, डेबिलिटेटेड भी चलेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे कई कुंडली, हम आपको एक कुंडली ये भी दिखाएंगे जब हम चार्ट प्रेजेंट करेंगे जहां पर सूर्य डेबिलिटेटेड है, बट फिर भी वो आईएएस क्रैक कर, यूपीएससी क्रैक कर गया, है ना। तो आप ना किसी भी ग्रह को डेबिलिटेटेड, नीच समझ के मत जोर मारिए। वो घर में नीचता हो सकता है इन द सेंस की, नीच मतलब क्या हुआ, अगर ऋषि ने ये कहने की कोशिश की है कि कोई भी ग्रह डेबिलिटेटेड है, तो बेसिकली ही इज इन अ वेरी आप कह सकते हैं कि बहुत कंस्ट्रेंट वे में बैठा हुआ है, माने वो कुछ हिल नहीं पा रहा है, वो डुल नहीं पा रहा, लेकिन इसका अपना आत्मबल नहीं छोड़ा है। आपको अगर हम बांध दिया जाए तब ठीक है, आप और चीजें नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंदर से नहीं तोड़ा जा सकता। वही चीज है, कोई भी ग्रह अंदर से नहीं टूटता, वो अपने समय में पूरी कोशिश लगाता है। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। रॉयल्टी इसी से आती है, सत्ता के नजदीकियां इसी से बनता है। ऊपर क्लास के माने हायर अथॉरिटीज, चाहे कॉर्पोरेट लेवल हो चाहे सरकारी लेवल में हायर, इनसे संपर्क, सत्ता से संपर्क ये करवाता है। ये दोनों, इनका 10th के साथ, 9th के साथ, 8th के साथ या लगन के साथ रिश्ता होना चाहिए किसी एक के साथ। सूर्य चंद्र का या तो 10th के साथ
हाउस या लॉर्ड, 9th के साथ, 8th के साथ या लगन के साथ, इनका संबंध होना चाहिए। ठीक है। छठा पॉइंट है कि राहु केतु का हमने आपको बताया कि इनका जो इमेजिनरी पॉइंट है, ये बेसिकली अर्थ का सन के तरफ चक्कर मारने का रास्ता और चंद्र का अर्थ के ऊपर चक्कर मारने के रास्ता पे जो जब इंटरसेक्शन होता है, ऐसा बात नहीं दोनों आके टकराते हैं वहां पर, बेसिकली पाथ का इंटरसेक्शन जब होता है, उस पाथ के जो पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल साइड में, नॉट पोल साइड में, सॉरी, नॉर्दर्न साइड में एंड सदर्न साइड में, तो वो राहु केतु के एक्सिस के नाम से बोला गया। हम इसको बोलते हैं, हम फिलोसॉफिकल नहीं जाएंगे, जिस तरह मैथ्स के कैलकुलेशंस में, कुछ हायर कैलकुलेशंस में जब कंडीशंस लगाए जाते हैं तो हम लोग वहां पर लिखते हैं ना कि लेट दैट बी अ डेल्टा और लेट दैट बी एन, है ना, एक वैल्यू करने के लिए एन में कुछ भी डालिए, वो उस पूरे कैलकुलेशन को पूरा कर देता है। हम ये बोलते हैं राहु केतु इस कुंडली का वो डेल्टा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लेट एक्स बी, लेट दिस नंबर बी एक्स। जब एक्स में कोई भी वैल्यू डालिए वो पूरी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर देता है। वेरिएबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द राहु केतु इज अ वेरिएबल पॉइंट जिसको हम लोग मैथ्स में डिनोट करते हैं, लेट दिस वेरिएबल बी एन, लेट दिस वेरिएबल बी एक्स। तो ये सारी कुछ बदलता है। भगवान ने क्या, ऋषियों ने क्या किया कि अगर हम साफ साफ सादा सादा पॉइंट लिख दें कि इसका इसके साथ रिलेशनशिप, इसका इसके साथ में ये बनेगा, ये प्रेडिक्शन करिएगा, तो वेरिएबल्स कहां दें? ये जो अचानक से परिस्थितियां बदल जाती हैं, ये कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, इसके लिए दे दिया ये 2 पॉइंट। अरे ये राहु केतु का जो इमेजिनरी पॉइंट है जो रिलेट करता है सन और मून से, ये 2 पॉइंट को हम वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। जब ये दोनों का पॉइंट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा तो पूरी की पूरी कैलकुलेशंस एक बदलने के आसार हो जाएंगे, जिसमें वेरिएबल्स डाल दिया जाएगा कि अगर हम ये वैल्यू डालें उस वेरिएबल कंपोनेंट पे तो आंसर ये निकलेगा, और बदल दें वैल्यू को तो आंसर ये निकलेगा ना। परिस्थितियां को बस चेंज करना है और चीजें बदल जाएगी। तो ये राशि लॉर्ड इंपॉर्टेंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हर कुंडली में अलग अलग जगहों पे होती है। एक बैंड जो हमने आपको बताया था, अगर डिटेल में हम किसी समय बताएंगे, उसी बैंड के अंदर सारे नक्षत्र मूवमेंट करते हैं। वो बैंड क्या है? आप बोलोगे क्या ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं, आप जब अर्थ से देखोगे ना, आपके विजन का जो रेंज है, ऐसे करके इसी रेंज में सारे स्टार्स ऊपर नीचे अपना पोजीशन बदलते हैं, बिकॉज अर्थ की पोजीशन बदलती है, हालांकि वो नहीं बदलते, आपकी पोजीशन बदलती है, तो वो आपको परसीव होता है कि उनकी पोजीशन बदल रही है। तो वो जो मूवमेंट है उनका, आपके मूवमेंट के अनुसार आप जब मूव करते हैं तो उसी बैंड के अंतर्गत ही वो चलता है। ये बैंड आपके विजन का रेंज है, उसके बियॉन्ड आप पूरे स्काई पे नहीं देख पाते हो। सारे स्टार्स इसी रेंज पे एग्जिस्ट करते हैं, और उन रेंजों को पहले नक्षत्र ही डील किया जाता था। उसके बाद ऋषियों ने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इनको राशियों में बदल दिया, उस बैंड को 12 राशियों में बदल दिया और 7 ग्रह का उसको लॉर्डशिप दे दिया। ठीक है, राहु केतु को लॉर्डशिप नहीं मिला। बाकी फिलोसॉफिकल और स्टोरीज तो बहुत है ना, कि अमृत जब बट रहा था तो राहु सूर्य और चंद्र के बीच में आके खड़ा हो गया, सूर्य चंद्र को पता चल गया, उसने कंप्लेन कर दिया, तो राहु का सर काट दिया गया, तो राहु और केतु बन गए। तो ठीक है, इसलिए राहु केतु का सूर्य चंद्र से नहीं पटता है, ग्रहण कर देता है। ग्रहण कैसे होता है साइंटिफिकली, वो राहु केतु एक्सिस से हम वो भी बताएंगे बेसिकली। अच्छा चलिए, राशि लॉर्ड जो राहु केतु के बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका रिलेशनशिप या तो सूर्य के साथ हो, या तो चंद्र के साथ हो, या तो नवम के साथ हो, दसम के साथ हो, किसी का, चाहे राहु का राशि लॉर्ड करे, दोनों का नहीं, दोनों करे तो बहुत अच्छी बात है ना। या तो राहु का राशि लॉर्ड सूर्य से संपर्क बनाए, आ गया, हाँ, सूर्य से संपर्क बनाए, चंद्र से संपर्क बनाए, नवम से, दसम से, है ना, या फिर केतु का राशि लॉर्ड। तो ये जरूरी है, ये हर बार दिखाता है कि आप रॉयल्टी की तरफ कनेक्टेड है। बेसिकली क्या है ये सब? भाग्य, कर्म और रॉयल्टी और कंपटीशन, इन सब से संबंध आपको हर प्रकार से ढूंढना है। सिर्फ सूर्य देख के नहीं नाचना है,
बहुत लोग हमको बोलते हैं कि भाई सूर्य मेरे एग्जॉल्टेड है। अरे नहीं बाबू, उस तरह से होगा तो बाप साहब जिसका सूर्य एग्जॉल्टेड है सभी आईएएस अफसर बन जाएगा, है ना। सूर्य आपके राशियों में, मतलब मान लीजिए किसी साल में सूर्य किसी एक राशि में तो आएगा ही आएगा, अपनी राशि में आएगा, सिंह राशि में स्वराशि हो जाएगा एक। दूसरी बात, सूर्य कभी ना कभी एरीज में तो आएगा जहां पर वो एग्जॉल्ट होगा। तो साल में 2 बार तो एक अपनी राशि से गुजरेगा और एक बार अपने एग्जॉल्टेशन राशि में तो गुजरेगा। तो इसका मतलब उस साल में जो बच्चे पैदा लिए वहां पर, चाहे एरीज में या फिर जब सूर्य स्ट्रांग होगा अपने राशि पे, तो क्या हो, सब ऐसा अफसर बन जाएगा? ऐसा नहीं है ना, उसके लिए और भी चीजें हैं। तो राशि लॉर्ड राहु केतु का सूर्य चंद्र नवम दसम हाउस लॉर्ड से रिलेशनशिप बनाना चाहिए। वीनस का रोल क्यों है? वीनस का रोल हमने बताया था, ये आपको, आप जब बनते हैं अफसर तो आपका वैभव बढ़ जाता है, इसीलिए शुक्र का रिलेशनशिप सूर्य चंद्र और नवम दसम से होना चाहिए। यानी वैभवता का भी रॉयल्टी से होना चाहिए। गरीब राजा बन के जिया नहीं जाता, उसको राजा थोड़ी जो कहते हैं। राजा मतलब ऐसे होता है ना। तो शुक्र का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये हमेशा कहे हम, शादी में भी पढ़ाई में भी, ये पॉइंट, फेवरेबल दशा, काल चक्र का सेटिंग आपके जीवन में कैसा किया गया है। भगवान ने घड़ी का कांटा किस हिसाब से सेट किया है आपके जीवन में। भगवान ने सबका रिलेशन दे दिया, पर शुरू किया आपकी कहानी का जो चैप्टर है या घड़ी का जो कांटा है वो उल्टे ग्रहों से शुरू किया है। तो आप मजा तो पूरा लीजिएगा जीवन का बुढ़ापे में या जो भी मिडिल एज में, पर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर जाना आपकी इच्छा थी। लेकिन आपको अदर चीज मिलेगा अपने अपने समय में, समय सही समय पे नहीं मिल पाएगा। तो फेवरेबल दशा का होना बहुत जरूरी है, और एक सही वक्त पे, सही एज पे, सही समय पे, समझे। तो वो दशा कौन सी हो, जैसे हर समय ना किसी भी जीवन में उत्थान में अगर सही समय पर किसकी दशा है, दसम की आ जाए, नवम की आ जाए, पंचम की आ जाए, लगन की आ जाए, है ना, चाहे वो D1 के ये दोनों ये सब हो, दसम नवम लगन पंचम। पंचम हम क्यों कह रहे हैं? पंचम आपको अपने पुराने प्रारब्ध से जोड़ देता है। पंचम और दसम का रिलेशनशिप भी अब मिलते हैं कुंडलियों में, पर आप ये मान के लीजिए वो एडेड एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि डेस्टिनी आपको उस चीज से जोड़ रही है। तो दसम का, नवम का प्रायोरिटी पे, लगन का, लगन वो लगन होता है, लगन लॉर्ड अगर कनेक्टेड है, अगर लगन लॉर्ड हम बोलते नहीं, कनेक्शन होना चाहिए, 9-10 का है तो अचानक से जोड़ देगा आपको, इस चीज से जोड़ देगा। अगर 9-10 का रिलेशनशिप लगन के साथ हो और वही दशा चल पड़े, तब तो बल्ले बल्ले है, चाहे वो D1 में हो या D9 का दसम नवम पंचम, या दसम नवम का, सॉरी D9 का लगन। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है। क्या ये 8 पॉइंट एकदम बैठना है जरूरी? नहीं, पर मैक्सिमम अगर नजर आए तो आप दशा की तरफ जाइए। हम दशा को हमेशा बहुत बड़ा बात मानते हैं, ठीक है ना। आप एकदम सूट बूट पहन के गए बस स्टॉप पे, बसें नहीं आई, तब तो गर्लफ्रेंड चल दी ना, तब गलत परिस्थिति में फंस गए। आपको सही समय पर सूट बूट पहनना है, सही वक्त पे सही जगह पे रहना है ना। तो अप्रोच राइट प्लेस एट राइट टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि सारा पॉइंट हो, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कवर अप हो जाना चाहिए। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना है, फेवरेबल दशा। नहीं तो अगले को बोलिए थोड़ा इंतजार करे, अगर उसके पास चांसेस हैं अटेम्प्ट के, तो उनको बोलिए कि भाई साहब हॉल्ट, पेशेंस, ये आने वाला है, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इसी चीज को चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। हम लगभग 8-10 चार्ट इस पे देंगे। जिन लोगों ने स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी के एग्जाम्स क्रैक किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो वो भी बेसिकली ये तो देखेंगे, अदरवाइज वो जुड़ेगा कैसे सत्ता से, सिस्टम से जुड़ेगा कैसे, उसके बाद उसको कैसे डिपार्टमेंट मिला, कोशिश करेंगे वो भी बताए।
पर आधा ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि साहब क्रॉस कर जाएं बस, डिपार्टमेंट कुछ भी मिले, बस गाड़ी और नौगो गार्ड उड सुख सुविधा हो, समाज में इज्जत बढ़ जाए, समाज में इज्जत बढ़ जाए, माता पिता खुश हो जाएं, मेरे पिताजी सीना चौड़ा कर लें, हम खुद चौड़ा हो जाएं, ये सब वीनस है। इसका रोल बहुत आता है, ठीक है ना। वो 12th फेल में रीवा विलेज का, एमपी के विलेज का लड़का आटा चक्की वाला था ना, कैसे उसका परिस्थिति बदला अचानक से, सूटेड बूटेड, है ना, अच्छी धर्म पत्नी, सब वैभव इंक्रीज हो। इसलिए वीनस का रोल बहुत मैटर करता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट सर्विस में करता है, अगर आप में गवर्नमेंट सर्विस के कुछ लक्षण नहीं है तो आप हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा काम करें, आप एक हायर पोजीशन पे पहुंचे, आप हवाई यात्रा, आप में भी एक और बढ़ जाए। थैंक यू।